हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ 90। माय नेम इज़ अली। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके सहयोग से और आपके सपोर्ट से दिनों दिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों। ये जानकर काफ़ी खुशी है कि आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 8 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी। इससे पहले क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने उसे इतना पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी और क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, फिलहाल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों पहला चैप्टर क्लास 8 की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है संसाधन। जिसका क्या नाम है दोस्तों? संसाधन, यानी कि रिसोर्स। तो आज हम ये जानेंगे संसाधन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या महत्व होता है। और संसाधन को ही इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रिसोर्स। क्या बोलते हैं? रिसोर्स। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन या फिर रिसोर्स क्या होता है। तो दोस्तों रिसोर्स या संसाधन वह होता है जो कि हमारे लिए उपयोगी है, यानी ऐसा पदार्थ या फिर ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए उपयोगी है, किसी न किसी तरीके से हमारे यूज में आती है, हमारे उपयोग में आती है। तो ऐसी सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं या फिर रिसोर्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ तो ये एक रिसोर्स है। मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए। मैं इस बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ इस पर लिखने के लिए, क्लास देने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो ये रिसोर्स है क्योंकि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियो देखने के लिए, तो आपका मोबाइल भी एक रिसोर्स है। ठीक है, आप भोजन में जो भी सब्जियां मिलती हैं वो सारी सब्जियां, मसाले, जल, नमक, ये सब क्या है? ये रिसोर्स हैं। आपका घर बनता है ईंट पत्थर से, लकड़ी से, ये सारी क्या है? रिसोर्स हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं परिवहन के साधनों से, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? रिसोर्स है। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश ये क्या है? रिसोर्स है। जल क्या है? रिसोर्स है। हवा क्या है? रिसोर्स है। मतलब इस दुनिया में वो सारी चीज़ें जिसे आप अपने आसपास देखते हैं और वो आपकी यूज में आती हैं, तो वो क्या है? रिसोर्स है, यानी कि संसाधन है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स यानी संसाधन किसे कहते हैं। अब अगर रिसोर्स की बात करें तो मूल्य के आधार पर रिसोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो रिसोर्स, यानी कि एक तो वो संसाधन जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, यानी जिसके लिए हमें पैसा नहीं खर्च करना होता है, और एक वो रिसोर्स, एक वो संसाधन जिसके लिए हमें पैसा खर्च करना होता है। ठीक है, जैसे धातुएँ हो गई, धातुओं को हम अपने यूज में लेते हैं अलग अलग तरीके से। लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या हो गया? इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। तो ये आर्थिक मूल्य वाले संसाधन हैं। ओके, आर्थिक मूल्य वाले संसाधन और बिना आर्थिक मूल्य वाले संसाधन, आप ऐसे समझ लीजिए, इसको लिखने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए। आर्थिक मूल्य वाले संसाधन जिसके लिए हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, यानी उनका कोई आर्थिक मूल्य होता है। बिना आर्थिक मूल्य वाले संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो हमारे लिए संसाधन ही ना। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हम देख कैसे सकते हैं? नहीं देख सकते। ऊष्मा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? नहीं ग्रहण कर सकते। लेकिन क्या उसका कोई पैसा खर्च करना पड़ता है? क्या हम सूरज चाचा को कोई पैसे देते हैं? नहीं देते ना। इसी तरीके से जल नदियों में बहता है, नदियों का जल हो गया, समुद्र का जल हो गया, ठीक है, या फिर भूमिगत जल जो हो गया, क्या हम इसके लिए कोई पैसा खर्च करते हैं? नहीं खर्च करते हैं। हवा के लिए क्या हम कोई पैसा खर्च करते हैं? नहीं खर्च करते हैं। इसी तरीके से दादी माँ के नुस्खे होते हैं, वो भी बिना आर्थिक मूल्य वाले संसाधन हैं। कैसे? हमारे पेट में दर्द हो रहा है, दादाजी ने देखा, वो बोलेंगे भैया मेथी पी लो गर्म पानी में मिला के, तो हमने गर्म पानी में मेथी मिला के पी लिया और दर्द गायब हो गया। लेकिन यही नुस्खे अगर हमें कोई डॉक्टर बताता है तो वो जो नुस्खा है वो उसने पेटेंट करा रखा है, यानी उस नुस्खे पर, उस इलाज पर उसका एकमात्र अधिकार है, तो उसका वो चार्ज लेगा। तो वो हो गया फिर आर्थिक मूल्य वाला संसाधन। कहने का मतलब ये है दोस्तों, समय के साथ कोई भी बिना आर्थिक मूल्य वाला संसाधन है तो वो आर्थिक मूल्य वाले संसाधन में बदल सकता है। कभी जो दादी माँ के नुस्खे फ्री में हमें मिल जाया करते थे, वही नुस्खे अगर कोई वैद्य या कोई डॉक्टर अगर हमें बताता है तो उसका चार्ज लेता है।
क्योंकि उसने अपने आप को पेटेंट करा रखा है, यानी अपना जो भी विचार देगा या जो भी आविष्कार देगा वो उसका पेटेंट होगा। पेटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पेटेंट, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, पेटेंट का मतलब होता है आपका कोई भी आविष्कार है या फिर कोई आपका विचार है तो उस पर आपका एकमात्र अधिकार हो जाता है, उसको और कोई यूज नहीं कर सकता, उसे आप ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है आपका पेटेंट। ठीक है, तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे या फिर उसके थ्रू आप किसी की हेल्प करेंगे तो एक तरीके से आप अपना पेटेंट सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका आप चार्ज लेंगे, तो ये होता है पेटेंट, यानी एकमात्र अधिकार। आप भी कोई नुस्खा बना सकते हैं या फिर कोई विचार बना सकते हैं या फिर कोई आविष्कार बना सकते हैं और उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं, फिर उस पर आपका एकमात्र अधिकार हो जाएगा, फिर उसे और कोई यूज नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी एक बात कहा कि हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हैं, किसी न किसी तरीके से उपयोग में आती हैं, वो संसाधन हैं। तो क्या हमारे आसपास की कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हम देखते तो हैं लेकिन वो हमारे लिए संसाधन नहीं है? क्या ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों। कभी कभी समय के साथ हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए संसाधन है और उससे पहले हमें पता नहीं होता। जैसे प्राचीन काल की अगर बात करें, आग की खोज हुई, क्या उससे पहले आग नहीं होता था? बिल्कुल होता था, लेकिन आदिमानव को, मनुष्यों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि आग की उत्पत्ति पत्थरों को रगड़ने से हो रही है, उसमें जानवर के मांस को भूनकर खाने से अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि आग का उपयोग किया जाए जानवरों के मांस को भूनने से। इस तरीके से आग भी एक संसाधन बन गया। इससे पहले आग संसाधन नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है, कोई भी पदार्थ हो या फिर कोई भी घटना हो, कोई भी चीज़ हो, वो संसाधन बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आज भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी दोस्तों जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन शायद 10-20 साल बाद जब मनुष्य को उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे, मनुष्य उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी यानी तकनीक विकसित कर लेंगे, तो शायद वो भी संसाधन बन जाए। कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी पदार्थ जो संसाधन नहीं है वो समय के साथ और तकनीक के साथ वो संसाधन बन सकता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले संसाधन यानी रिसोर्स को 3 रूपों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, मानव निर्मित संसाधन, सिंथेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, और इसके बाद है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन यानी कि वो संसाधन दोस्तों जो कि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि उन्हें मानव नहीं बनाता है, कुदरत ने, प्रकृति ने हमें वो चीज़ें प्रदान कर रखी है। जैसे हवा, जल हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, वन हो गए, वन से प्राप्त होने वाली लकड़ियाँ, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, या फिर खनिज पदार्थ जो हो गए, जो कि हमें पृथ्वी के गर्भ से खोद कर मिलते हैं, ये सारे क्या हैं? ये प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रकृति ने यानी कुदरत ने हमें दे रखी हैं। ठीक है, इन्हें मनुष्य नहीं बनाता है। तो ये क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यानी कि जो कभी ख़त्म ही ना हो। जैसे कि नवीकरणीय संसाधन में बात करें, सूर्य की रोशनी क्या कभी ख़त्म होगी? अरे सूर्य की रोशनी ख़त्म हो जाएगी तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर मतलब ही क्या? मतलब जब तक पृथ्वी है, जब तक सौरमंडल है, सूर्य की रोशनी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो ये हमेशा चलती रहेगी। पृथ्वी पर हवा क्या कभी ख़त्म हो सकती है? नहीं ख़त्म हो सकती। ठीक है, पृथ्वी पर जो जल है 71%, क्या वो ख़त्म हो सकता है? नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन हाँ दोस्तों, पीने योग्य जो जल है वो उसका रूप बदल सकता है, क्योंकि जो जल हम यूज़ करते हैं वो फिर गंदा दूषित जल हो जाता है। तो जो शुद्ध जल हम लेते हैं वो जल ख़त्म हो सकता है। जल का रूप बदल जाता है, जल नहीं ख़त्म होगा, लेकिन जल का रूप तो बदल जाएगा ना दोस्तों। जो पीने योग्य जल है वो तो फिर दूषित जल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मितव्ययता से जल का यूज़ करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि ये नवीकरणीय संसाधन ये भी कहीं अनवीकरणीय संसाधन में ही ना बदल जाए। क्योंकि आपको पता है पीने योग्य जल, भूमिगत जल, वो बहुत ही निश्चित मात्रा में है। अगर हम उसका मितव्ययता से यूज़ नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब भूमिगत जल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो भूमिगत जल किसी और जल यानी दूषित जल में बदल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सोच समझ कर हमें जल का उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। अनवीकरणीय संसाधन इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में है, लेकिन एक न दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो संसाधन खत्म ज़रूर हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि पृथ्वी में हमें जो प्राकृतिक गैस मिल रहा है वो एक निश्चित मात्रा में कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। फिर खनिज पदार्थों के रूप में जो भी हमें धातुएं मिल रही हैं वो भी तो कभी ना कभी ख़त्म होगी। कोयला मिल रहा है हमें, वो भी तो कभी ना कभी ख़त्म होगा। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें हैं जो प्रकृति से हमें मिल रही हैं, लेकिन वो एक निश्चित मात्रा में है, वो ख़त्म हो सकती हैं और इनको दोबारा से बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे और उतने समय शायद हम जिंदा ना रहें। शायद क्या, बिल्कुल नहीं जिंदा रहेंगे। लाखों करोड़ों सालों तक कौन जिंदा रहता है। ठीक है, मुश्किल से 100 साल मुश्किल हो जाता है आज की डेट में किसी भी आदमी को जीना। 60-70 साल तक सभी टपक जाते हैं। तो कहने का मतलब है अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कि एक बार समाप्त हो गए, फिर उनको दोबारा से रिसाइकिल होने के लिए यानी उनको बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। मानव निर्मित संसाधन दोस्तों, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, मानव निर्मित, निर्मित यानी बनाया हुआ, मानव के द्वारा संसाधन, ऐसा संसाधन जिसे मानव ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया है। ठीक है, हम परिवहन के साधनों का यूज़ करते हैं, हम बाइक चलाते हैं, हम टेम्पू पर बैठते हैं, सवारी करते हैं, रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। क्या इन सब चीज़ों को कुदरत ने ऑलरेडी पहले से बनाया था? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों ने ही प्राकृतिक पदार्थों का यूज करके ये सारे साधन बनाए हैं। तो इनको बोलते हैं मानव निर्मित साधन। जैसे प्रकृति में जो भी धातुएं मिल रही हैं, लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी, इन सब का यूज़ करके रेलगाड़ी बनाई गई। ठीक है, विभिन्न प्रकार के धातुओं को, लोहे को यूज करके बाइक बनाई गई, साइकिल बनाई गई। ठीक है, पंखे बनाए गए, घर बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को जब मनुष्यों द्वारा उसका रूप बदलकर मनुष्यों के लिए उपयोगी बना लिया जाता है तो उस संसाधन को बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन यानी खुद मानव, यानी खुद लोग। ठीक है, यानी कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो ही खुद संसाधन होते हैं। कैसे? जैसे कोई घर बनाना है तो घर के लिए हमें किन किन पदार्थों की ज़रूरत होगी जो कि घर के लिए संसाधन होगा? ईंट की ज़रूरत होगी, सीमेंट की ज़रूरत होगी, बालू की ज़रूरत होगी। ये सारे क्या हैं? घर बनाने के लिए संसाधन हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें अगर हमें मिल गई तो क्या घर बन जाएगा? बिना मिस्त्री के, बिना लेबर के क्या घर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो घर बनाने के लिए हमें मिस्त्री, लेबर की भी ज़रूरत होगी। ये मिस्त्री और लेबर क्या हैं? ये मानव ही तो हैं दोस्तों, ये लोग ही तो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग भी क्या हो गए? संसाधन हो गए। लेकिन सारे लोग क्या ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं? क्या मानव संसाधन हो सकते हैं? नहीं। हमें जिस काम की ज़रूरत है उस काम को करने के लिए, उस काम को अंजाम करने के लिए उस व्यक्ति को उसका कौशल और तकनीक और शारीरिक क्षमता का भी ज्ञान होना चाहिए, शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए घर बनाना है तो हट्टा कट्टा आदमी चाहिए। कोई बूढ़ा तो घर बना नहीं सकता जो कि कमज़ोर हो चुका है, तो शारीरिक क्षमता चाहिए। घर बनाना है तो उसके लिए घर कैसे बनाया जाता है, ईंट कैसे सेट किया जाता है, उसके लिए उसका कौशल, उसकी क्षमता वाला या फिर उसके बारे में जिसको ज्ञान हो वही कर सकता है। उसी को हम राजगीर मिस्त्री बोलते हैं। ठीक है, और कोई सभी तो बना नहीं सकते। तो इस तरीके से ऐसे लोग जो किसी विशेष काम को अंजाम देने के लिए उनके पास कौशल होता है, उनके पास शारीरिक क्षमता होती है, उनके पास मानसिक क्षमता होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? ह्यूमन रिसोर्स या फिर मानव संसाधन। ठीक है, किसी भी आप फील्ड में ले लीजिए, कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पर कर्मचारी, बिना कर्मचारियों के कोई काम ही नहीं हो सकता। तो वो कर्मचारी क्या है उस कंपनी के लिए? ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। कोई कॉल सेंटर हो गया, वहाँ पर कॉल को अटेंड करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एजेंट की ज़रूरत होती है। एजेंट क्या होते हैं? लोग ही तो होते हैं, लोग ही तो होते हैं, पीपल ही तो होते हैं जो कि कॉल को रिसीव करते हैं। तो कॉल सेंटर के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया? वही लोग ही हो गए, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग हैं वो भी क्या हो सकते हैं? मानव संसाधन। लेकिन उसके लिए संबंधित तकनीक और ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है संसाधन संरक्षण। ठीक है, यानी कि रिसोर्स प्रोटेक्शन। वो क्या होता है आप समझिए। संसाधन संरक्षण का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी संसाधन जिसे हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम सतर्कतापूर्वक यूज़ करें, यानी कि उसको हम वेस्ट ना होने दें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में आता है समाचार पत्र।
ठीक है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं या फिर उसको जला देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि जो पेपर बनते हैं ना, वो पेड़ों को काट कर उसकी लुगदी बनाई जाती है, तब कहीं जाकर हमारे घर पे समाचार पत्र आता है पेपर बन के। ठीक है, तो अगर हम समाचार पत्र को जला देंगे तो क्या होगा, फिर से पेड़ कटेंगे तभी समाचार पत्र बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो वो सारे पेपर हमें किसी कबाड़े वाले को बेच देना चाहिए, तब वो जाकर दोबारा से रिसाइकल होकर पेपर बन जाएगा, या फिर हमें उस पेपर से कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिसका मानव जीवन में यूज हो, यानी किसी न किसी तरीके से उसका दोबारा यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके लिफाफे बनाए जा सकते हैं, लिफाफे बना के आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, लिफाफे जिसे स्थानीय भाषाओं में कहीं कहीं ठोंगा भी कहा जाता है, ठीक है, वो बनाया जा सकता है। घर में जो कपड़े पहनने लायक नहीं होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, उसे फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसको भी आप संरक्षित कर सकते हैं। उसका आप थैला बना सकते हैं, बढ़िया सा थैला मार्केट से सब्जी लाने के लिए। नहीं तो आप पॉलीथीन में लेकर सब्जी घर में आते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होता है दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी संसाधन है जिसे आपको लगता है कि वो संसाधन यूज होने के बाद दोबारा से किसी और काम में लाया जा सकता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। उसके लिए आपको समय देना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं संसाधन संरक्षण। क्या बोलते हैं? संसाधन संरक्षण। ठीक है, अब आपके इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है दोस्तों, सतत पोषणीय विकास। क्या है? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, आइए हम जानते हैं कि ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जो संसाधन यूज कर रहे हैं उसका मितव्ययतापूर्वक यूज करें, और हम ये भी सोचें कि भविष्य में भी उसका यूज होने वाला है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए उसका हम सतततापूर्वक या फिर मितव्ययता से यूज करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे आंगन में पेड़ लगा हुआ है और हमें ज़रूरत है लकड़ी की, तो हमने पेड़ काट दिया, वो पेड़ सूखा था, हमें लकड़ी की ज़रूरत थी, पेड़ हमने काट दिया। लेकिन हमें ये भी करना चाहिए कि उस कटी हुई जगह पर एक के बजाय हमें 4-5 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि भविष्य में जो पेड़ आज इतना बड़ा था कट गया, भविष्य में वही पेड़ उतना बड़ा दोबारा से हो सके, यानी उसी स्थान पर और पेड़ लग सके। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बिजली का भी कोई यूज नहीं है, आप कमरे में कोई काम नहीं है, फिर भी आपकी कमरे की लाइट जल रही है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये लाइट हम बंद कर दें तो भविष्य में जो इस लाइट को जलने से एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो भविष्य में उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी और तरीके से वो बिजली यूज हो जाएगी। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं और लाइट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो एनर्जी बची रहेगी, अगर हमारे घर में नहीं किसी और के घर में वो एनर्जी यूज हो जाएगी। तो यही होता है दोस्तों सतत पोषणीय विकास। ठीक है, इसी तरीके से जल के मामले में भी हमें पता है कि पीने योग्य जल, भूमिगत जल, उसकी मात्रा काफ़ी कम है, तो हम उसे वेस्ट ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज करें जल का। ठीक है, और अनावश्यक रूप से जल को ना बहाएं, ताकि यही जल, भूमिगत जल, पृथ्वी के गर्भ में बचा रहे और हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पुश्तें उस जल का यूज कर सके। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा जब सब कुछ, जितने भी संसाधन है पृथ्वी पर, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, तो उस समय कंडीशन क्या होगा सोचिए। क्या कोई जानवर, क्या कोई मनुष्य जाति, क्या कोई पेड़ पौधा इस धरती पर जिंदा रह पाएगा बिना संसाधन के? ठीक है, अगर जल ही ना मिले तो पृथ्वी पर क्या जिंदा रह पाएगा? पेड़ पौधे या फिर मनुष्य या फिर जानवर? कोई नहीं जिंदा रह पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही होता है सतत पोषणीय विकास, यानी जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं उसको सोच समझकर मितव्ययता से यूज़ करें, और कोशिश ये करें कि वो संसाधन आगे भी बचा रहे भविष्य में यूज करने के लिए। इसी को हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं दोस्तों, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और ये सारे सिद्धांत आप अगर समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भी यूज होगा, और साइंस अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी यूज होगा। मतलब कि लगभग हर सब्जेक्ट में सतत पोषणीय विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आइए देख लेते हैं सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर मनुष्य अपने संसाधन को हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। ठीक है, आइए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला सिद्धांत है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना।
यानी पृथ्वी पर जितने भी जीवन के रूप है, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए या फिर पशु पक्षी हो गए या फिर मानव जाति हो गई, सबका हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? जब हम अपना विकास करेंगे और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी विकास करेंगे, मतलब कि हम खुद भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारें। ठीक है, नई नई तकनीकें, नए नए ज्ञान हम खुद भी सीखें और अपने आसपास वालों को भी सिखाएं, उनको भी इस बारे में बताएं, ताकि उनकी गुणवत्ता में भी सुधार आए। ठीक है, यानी उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो। तो वो होता है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, सिर्फ ज्ञान ही देना नहीं दोस्तों, हर तरीके से गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, यानी भरण पोषण सही से हो, हमारा भी हो और हमारे आसपास के लोगों का सबका हो सही तरीके से। ठीक है, दवाइयाँ मिलें, भरण पोषण हो, ज्ञान मिले, यानी हर तरीके से सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। वही है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा नंबर है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण। पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है दोस्तों, जैसे प्रकाश हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, यही तो पृथ्वी की जीवन शक्ति है। अगर ये चीज़ें ना हो तो कोई भी मनुष्य जिंदा कैसे रह सकता है? तो इनका हमें क्या करना चाहिए? इनका हमें संरक्षण करना चाहिए। और पृथ्वी की जो विविधता है, यानी कि अलग अलग स्थान पर जो अलग अलग स्थल रूप है, अलग अलग जो प्राकृतिक रूप है, उनका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर्वत है और हमें मैदान की ज़रूरत है तो पर्वत को हटा के बुलडोजर से हम मैदान ही बना दें, या फिर कहीं मैदान है तो हमें पर्वत चाहिए तो हम मैदानों में ला के पर्वत खड़ा कर दें। ऐसा नहीं, जो भी विविधता है पृथ्वी को हमें उसी रूप में उसका स्वीकार करके और उसका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चौथा सिद्धांत है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल हो गया या फिर खनिज पदार्थ हो गए, जो भी, उनका हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए वो बने रहे, वो कभी ख़त्म ना हो। एक तो नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है, चलिए वो तो बने रहेंगे, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जिनके बारे में हमें पता है कि अगर वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे फिर उनको दोबारा से रिसाइकिल होने के लिए, दोबारा से बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो इतना समय किसी के पास नहीं होता दोस्तों, इतना समय कौन जिंदा रहता, कौन जिंदा रह पाएगा इतना समय? तो इसलिए हमें उनका ह्रास कम से कम करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का, खास करके उनका जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इसके बाद पांचवा सिद्धांत है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। हमारे पर्यावरण में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उसी की तरीके से हमें भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर पेड़ों की कटाई हो रही है तो हमें भी थोड़ा सा बदलना चाहिए, पेड़ों की कटाई को कम करना चाहिए या फिर और पेड़ लगाने चाहिए। मान लीजिए कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो उस बारिश के जल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, या फिर उस बारिश के जल को अपने क्षेत्र से कहीं ले जाके अलग निकालें, नदियों में मिलाएं या फिर समुद्र में मिलाएं। ठीक है, या फिर कहीं बारिश बहुत ही कम हो रही है, बारिश का पानी मिलता नहीं, भूमिगत जल बिल्कुल बहुत ही उसका नीचे स्तर है, तो हमें क्या करना चाहिए? जल को कम से कम यूज़ करना चाहिए। यानी पर्यावरण जैसा है हमारे आसपास का, उसी के अनुसार हमें भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने आप में, ताकि संसाधनों की कमी ना महसूस हो। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा। छठवां सिद्धांत क्या है? समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल एवं उसके योग्य बनाना। जो भी समुदाय हैं, जैसा कि आपको पता है पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहुत सी जातियाँ रहती हैं, बहुत सी समुदाय रहती हैं जिन्हें अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो उनको इसके बारे में बताना चाहिए कि वो देखभाल करें अपने पर्यावरण की, और किस तरीके से देखभाल करें उसकी उन्हें नॉलेज दी जाए, उसकी उन्हें शिक्षा दी जाए, उसके बारे में उनको बताना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों कि हम भी खुद पर्यावरण की देखभाल करें, और हमारी जो समुदाय है, हमारी समुदाय है या हमारे अलावा जो भी समुदाय है, उनको इस बारे में शिक्षा दी जाए कि वो अपने पर्यावरण की देखभाल करें। ठीक है, तो यही होता है सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, जो कि हर भारतवासी को या फिर दुनिया में रहने वाले हर प्राणी को, हर मनुष्य जाति को इसका पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और चैप्टर के साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना दोस्तों, और हाँ, अपना सपोर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।